सवाल है कि इन प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। ये 30 शब्दों में देना है। तो सवाल देखिए सबसे पहले कि सवाल क्या है। तो सवाल है, भारत के अत्यंत उष्ण और शुष्क तथा अत्यंत शीत और आर्द्र में जनसंख्या घनत्व निम्न पाया जाता है। तो इसमें जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कैसे है जलवायु की भूमिका कि उष्ण और शुष्क प्रदेश में, शीत और आर्द्र प्रदेश में जनसंख्या घनत्व निम्न है और ये जलवायु के कारक हैं। तो जलवायु जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कैसे करती है, ये है हम सबसे पहले देखते हैं। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु के घटक प्रमुख हैं। घटक कौन कौन से हैं? एक तो वर्षा, अतिशीत, तापमान, आर्द्रता, ये जनसंख्या के वितरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है, ये क्षेत्र बहुत उष्ण है और शुष्क है, यहाँ पर बरसात नहीं होती, जल की कमी है। जबकि मेघालय और सुंदरवन का जो क्षेत्र है पूर्वी भारत में और जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख क्षेत्र है, ये अति शीत है, अति आर्द्रता है। इसके कारण ये कम घने बसे क्षेत्र हैं, यहाँ जनसंख्या का कम घनत्व या कम जमाव पाया जाता है। जहाँ पर अति शब्द है, चाहे वो अति उष्ण हो, चाहे अति वर्षा वाला हो, अति आर्द्रता वाला हो, अति तापमान वाला हो, अति शीत वाला हो, ऐसे क्षेत्र जनसंख्या निवास की दृष्टि से अनुकूल नहीं होते हैं। वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, जनसंख्या कम निवास करती है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल को देखते हैं कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है और इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कोई एक कारण कौन सा है। भारत को अगर हम देखें तो भारत में 68.84% जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है। कौन सी जनसंख्या है? 68.84% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। और जबकि 31.16% जो जनसंख्या है यह नगरीय जनसंख्या है। यह कौन सी है? नगरीय जनसंख्या है। और 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है। यह ग्रामीण जनसंख्या 6,35,588 गांवों में रहती है। इस प्रकार से इतनी जनसंख्या है 68.84% जो कितने गांवों में रहती है? 6,35,588 गांवों में है। ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, जहाँ लगभग 90% जनसंख्या है, 89.94। दूसरे नंबर पर बिहार में लगभग 88% है। फिर है आसाम में लगभग 85% है। और फिर है उड़ीसा में लगभग 83% है। तो यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक गांवों में रहती है। तो क्या उत्तरदायी कारण है कि इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता सर्वाधिक है या अन्य रोजगार के साधन कम है। यहाँ पर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता के कारण यहाँ पर क्या है? निर्धनता सबसे ज़्यादा है इन राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में। तो निर्धनता सबसे ज़्यादा है। अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी हुई है, जो खेती आती है, मछली पालन, पशुपालन, खनन इत्यादि कार्यों में। इसलिए रोजगार के लिए कृषि पर ही अधिकतर लोग निर्भर हैं। तो यही इसका मुख्य उत्तरदायी कारक है। इसके कारण यहाँ विशाल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या इन राज्यों में रहती है। अब देखते हैं हम अगला सवाल है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम की सहभागिता दर ऊंची क्यों है? तो कुछ राज्यों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है जबकि कुछ राज्यों में कम है। अब श्रम की सहभागिता होती क्या है? श्रम की सहभागिता होती है कि जो कुल जनसंख्या है इसमें कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात कितना है। अर्थात अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें तो कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को श्रम की सहभागिता दर कहते हैं।
कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को श्रम की प्रतिभागिता दर या श्रम की सहभागिता दर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि आर्थिक विकास में भारत के संदर्भ में इसका उत्तर हम देखें तो भारत के संदर्भ में यह तथ्य सही है कि आर्थिक विकास में के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर तो ऊंची है। मतलब भारत का जो विकास सबसे ज़्यादा जिन क्षेत्रों में होता है उन क्षेत्रों में तो श्रम की सहभागिता दर कम है, जबकि जिन क्षेत्रों से आर्थिक विकास कम होता है उन क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, जैसे कृषि। क्योंकि निर्वहन और लगभग निर्वहन की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में विभिन्न कामगारों की जरूरत होती है। श्रम की सहभागिता दर ऊंची होगी तभी तो आर्थिक विकास ऊंचा होगा। तो कामगारों की जरूरत होती है। जैसे नागालैंड में और हिमाचल प्रदेश में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है, और दूसरी ओर हम देखें कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है, और महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक लगी हुई है, जिनमें खेतीबाड़ी में, खनन में, पशुपालन में, मछली पालन में, इनमें अधिक लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो प्राथमिक क्रियाकलाप है वहाँ सहभागिता दर अधिक है। तो कुछ राज्य कौन कौन से हैं श्रम सहभागिता ऊंची है, क्योंकि वो उन राज्यों में इनके ऊपर निर्भर हैं प्राथमिक क्रियाकलापों पर। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? ये नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड। इनमें अधिकतर लोग या तो कृषक हैं या कृषक मजदूर हैं, साथ में महिलाओं भी ऐसे कार्यों में लगी हुई है। तो ये था इसका उत्तर। अगला उत्तर देखते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। इस बात को स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिक सर्वाधिक संलग्न है। तो भारत की कुल श्रम जनसंख्या का लगभग 58%, 58.2% लोग कृषि या तो कृषक हैं या कृषि मजदूर हैं। तो कुल जो जनसंख्या है भारत की, कुल श्रमजीवी जनसंख्या जो श्रम करती है, उनमें से 58.2% जनसंख्या या तो कृषि मजदूर हैं या कृषक हैं, जबकि 37.6% जो जनसंख्या है वो विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। 4.2% जनसंख्या घरेलू उद्योगों में, व्यापार में, वाणिज्य में या अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं। इस प्रकार इन आंकड़ों को हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ लगी हुई है? ये कृषि में लगी हुई है। सर्वाधिक अंश कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश कृषि सेक्टर में संलग्न है। ये था इसका उत्तर। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, ये बड़े सवाल हैं जो लगभग 150 शब्दों में हमें इनका उत्तर देना है। तो पहला सवाल है, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है तो इसके वितरण में भिन्नता क्यों है? तो इसके वितरण में जो स्थानिक वितरण है इसकी विवेचना किस प्रकार से इसका वितरण है, हमें इसका उत्तर देना है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों के निवास, जो व्यक्ति निवास करते हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा बांटा गया है। तो स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में इसकी सहायता मिलेंगे। इसको में क्या होता है, भूमि के संदर्भ में हम जनसंख्या का वितरण देखते हैं। जनसंख्या घनत्व में भूमि और जनसंख्या दोनों को तुलनात्मक रूप से या अनुपातिक रूप से हम देखते हैं। तो भारत का जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो हम देखते हैं कि भारत का जनसंख्या का घनत्व वर्तमान में कितना है। पहले तो यह है 2001 में तो ये था 324,
जनसंख्या घनत्व। 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 की जनगणना के अनुसार था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अब बढ़ करके जनसंख्या घनत्व हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम 1951 की बात करें तो 1951 में तो ये जनसंख्या घनत्व 117 ही था। उसके बाद में बढ़कर 2001 में हुआ 324 और 2011 में हुआ 382। तो प्रश्न है जनसंख्या के स्थानिक वितरण की विवेचना। तो सबसे पहले हम जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दे देंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के वितरण को समझते हैं। फिर हम बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व है कितना, तो 2001 के अनुसार 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे और 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व है। अब हम अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो एशिया में सबसे सघनतम बसे देश जो बांग्लादेश है, जहाँ पर 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यह बांग्लादेश विश्व में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है बांग्लादेश, जहाँ 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। इसके बाद में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। तो ये लिखना है। उसके बाद में इसका आगे का भाग देखते हैं कि भारत में जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या के घनत्व में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कैसे देखने को मिलती है कि सबसे कम जनसंख्या का घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। और अगर हम ये देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में देखें तो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पाया जाता है। तो राज्यों की दृष्टि से बात करें जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पाया जाता है। कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में मिजोरम में पाया जाता है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर सिक्किम में पाया जाता है जहाँ पर 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो पहले तो देखेंगे हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से, अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसी के विपरीत हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है यहाँ पर 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। चंडीगढ़ की बारे में बात करें तो 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। और पांडिचेरी की बात करें तो 2,598 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दिल्ली में 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम राज्यों की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर है, सर्वाधिक है बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आता है पश्चिमी बंगाल में 1,029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार में 1102, उत्तर प्रदेश में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, केरल में 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों में सर्वाधिक है, लगभग 19-20 करोड़ है, 19 करोड़ 95 लाख। किंतु 1 वर्ग किलोमीटर भूमि में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुसार कई राज्यों में जनसंख्या घनत्व उससे अधिक है। किससे, यूपी से। हालांकि जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है लेकिन जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम पाया जाता है तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के। जैसे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा तो बिहार में पाई जाती है, बंगाल में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाई जाती है। निम्नतम जनसंख्या घनत्व के बारे में हम बात करें तो सबसे कम मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ रहने वाले लोगों के हिस्से में उस राज्य की अधिक भूमि
आती है। मतलब भूमि और जनसंख्या का हम तुलनात्मक भूमि के संदर्भ में जनसंख्या का अध्ययन करते हैं इसमें। तो जहाँ जनसंख्या घनत्व कम है वहाँ पर व्यक्तियों के हिस्से में अधिक भूमि आती है, जहाँ अधिक है जनसंख्या घनत्व वहाँ पर उन व्यक्तियों के हिस्से में कम भूमि आती है। इसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। इस प्रकार हम जनसंख्या घनत्व बता करके और उसमें क्या है कि एक भारत का मानचित्र बना देंगे जिसमें कितना जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में, उसके आधार पर हम उसमें दर्शा देंगे। भाई अधिक जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व ये है, निम्नतम जनसंख्या घनत्व ये है। इस प्रकार से हम ये जनसंख्या घनत्व वाला जो क्वेश्चन है इसको पूरा कर देंगे। अब भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए कि व्यावसायिक संगठन होता क्या है कि किसी व्यक्ति का कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण में, व्यापार, सेवा, किसी ऐसी जिसे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता हो, तो ऐसे क्षेत्रों में जो कार्यरत है इन्हें हम व्यावसायिक संगठन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यावसायिक संगठन का विवरण किस प्रकार से, कितनी जनसंख्या कौन कौन से क्षेत्रों में यहाँ कार्य कर रही है। तो व्यवसाय के आधार पर हम देखें तो भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अध्ययन करने समय यह पता लगा है कि द्वितीय और तृतीय सेक्टरों की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में श्रमिक सबसे अधिक लगे हुए हैं, जिसमें खेती आती है, कृषि का कार्य, पशुपालन आता है, ठीक है, दुग्ध पालन आता है, मछली पालन आता है, तो खनन आता है। तो ये प्राथमिक सेक्टर क्षेत्र हैं। तो इसमें भारत की जनसंख्या सर्वाधिक कार्य में लगी हुई है बजाय द्वितीय और तृतीय सेक्टर के। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे। दूसरा, पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में थोड़ी क्या है, गिरावट भी आई है और द्वितीय और तृतीय सेक्टर में यह दर बढ़ी है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में अभी वर्तमान में गिरावट आई है और दूसरे तृतीय सेक्टर में सहभागिता दर वर्तमान में धीरे धीरे बढ़ रही है या बढ़ी है। तो देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम की सहभागिता दर में ये जो स्थान पे भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे कृषकों की संख्या अधिक है। वहीं छत्तीसगढ़ की, आंध्र प्रदेश की, झारखंड की, उड़ीसा की और पश्चिम बंगाल की, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। यहाँ पर जो कृषि मजदूर अधिक हैं और यहाँ पर कृषक अधिक है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में हम देखें तो श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है कृषि क्षेत्र से इतर। ये तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे कि कुल जो श्रमजीवी जनसंख्या है उनका जो 58.2% क्षेत्र है, वो 2% भाग है वो कृषक है या कृषि मजदूर हैं, जबकि 4.2% ये घरेलू श्रमिक के रूप में जो ऐसे श्रमिक हैं, 4.2% ऐसे श्रमिक हैं जो घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं, जबकि 37% जो अन्य श्रमिक हैं वो घरेलू उद्योग में, वाणिज्य में, विनिर्माण में, व्यापार में, मरम्मत में, अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। इसमें हमने पूरे श्रमिकों का वर्गीकरण कर दिया कि कितने प्रतिशत श्रमिक कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अगर हम पुरुष को देखें तो पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से 3 सेक्टरों में अधिक है। महिला श्रमिक जो हैं ये प्राथमिक सेक्टर में सर्वाधिक है, जबकि कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीय और तृतीय सेक्टरों में सहभागिता में थोड़ा बहुत अब सुधार हुआ है, जबकि अभी भी मुख्यतः ये प्राथमिक सेक्टर में ही लगी हुई हैं, जबकि पुरुष श्रमिक अन्य सेक्टरों में ज़्यादा लगे हुए हैं।